वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशन नंबर 8। और जो अपना एनएसओ है इसके ऊपर में आज अपन जो नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं शौक पढ़ेंगे। इसके ऊपर में अपन शौक की बात कर रहे हैं अपन, क्योंकि पीआर यादव का अपना एक नेक्स्ट टॉपिक है। बात करें शौक की, शौक क्या होता है एक तरीके से बोले तो शौक इज अ क्लिनिकल syndrome marked by inadequate perfusion and oxygenation of cell, tissue and organ, usually as a result of severe markedly lowered blood pressure। मैं अगर सीधा सीधा सा अगर शौक को बोलना चाहूँ कि एक ऐसी कंडीशन जिस कंडीशन में क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर में जो है एडुकेट सप्लाई नहीं हो पाती है ऑक्सीजन की और ब्लड की, जो कि क्या करता है आपके सेल टिश्यू और ऑर्गन्स को क्या करता है यूजुअली डैमेज करता है और एक सीवियर कंडीशन में डाल देता है, जिसके अंदर में आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी डाउन चला जाता है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन शॉक। ठीक है, द शॉक सिंड्रोम इज लाइफ थ्रेटनिंग, यानी कि एक ऐसी कंडीशन है जो बहुत ज्यादा आपकी जिंदगी को मतलब खत्म भी कर सकती है और एक तरीके से मेडिकल इमरजेंसी भी है एंड रिक्वायर वेरी केयरफुल थेरेपी एंड मॉनिटरिंग। ठीक है, इसके अंदर में बहुत ज्यादा केयर की रिक्वायरमेंट होती है और थेरेपीज की रिक्वायरमेंट रहती है। बात करें शौक के टाइप की, तो टाइप की बात करते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी ध्यान से पढ़िएगा टाइप के बारे में, क्योंकि अपने को मोस्टली एग्जाम के अंदर में डेफिनेशन से ज्यादा टाइप के बारे में पूछा जाता है, यानी यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस ज्यादा रहते हैं। चलिए, कार्डियक जेनिक शॉक पहला टाइप है इसका, दूसरा टाइप है इसका एनाफिलेटिक शॉक, और तीसरा है आपका हाइपोवोलेमिक शॉक, और चौथा जो टाइप है वो है आपका न्यूरोजेनिक टॉक और न्यूरोजेनिक शॉक, और लास्ट इसके बाद में दो जो आपके बचते हैं, एक सेप्टिक शॉक और दूसरा है आपका हाइपोग्लाइसेमिक, यहाँ पे जिसको इंसुलिन शॉक बोला जाता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं अपने कार्डियोजेनिक शॉक के बारे में कि बोले कार्डियोजेनिक शॉक क्या होता है। तो कार्डियोजेनिक यानी कार्डियो किसके रिलेटेड है, हार्ट के रिलेटेड। तो सीधा सीधा अगर बोलूं कि आपका जो हार्ट है वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है किसमें, ब्लड पंप करने में, या फिर इनएडिक्वेट तरीके से क्या करता है ब्लड सप्लाई करने का काम करने लग जाता है, यानी कि आपका जो फेलियर ऑफ द हार्ट पंप एंड इनएडिक्वेट अनएडिक्वेट ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यू। ठीक है, सीधा सीधा बोले कि आपका हार्ट जो है पंप करना क्या कर चुका है, या तो कम कर चुका है या फिर गड़बड़ कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा आपके टिश्यू और जो है सेल जो है उनको क्या होगा, ब्लड सप्लाई जो है प्रॉपर नहीं हो पाती, ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती है, तो उसको बोलते हैं अपन कार्डियोजेनिक शॉक। और द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक इज एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन। ठीक है, एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन जो है वो क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज है किसका, अपने कार्डियोजेनिक शॉक का। उसके बाद में नेक्स्ट जो बात करें एनाफिलेटिक शॉक, क्या होता है एनाफिलेटिक शॉक। तो एनाफिलेटिक शॉक की बात करते हैं तो रैपिड डेवलपिंग सिस्टमिक एनाफिलाइसिस दैट प्रोड्यूसिंग लाइफ थ्रेटनिंग acute airway obstruction and vascular collapse within a minute after exposure of antigen। ठीक है, बात आती है एनाफिलेक्टिक शॉक की, तो इसमें सीधा सा याद रखना है कि एलर्जिक कंडीशन की वजह से जब आपके बॉडी के अंदर में क्या होता है शॉक की कंडीशन बनती है, यानी आपका एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, आपका वैस्कुलर स्पाज्म हो जाए, और जो आपका मसल है वो भी आपका क्या हो जाए, कोलैप्स हो जाए, यानी कि आपका जो एक तरीके से पूरा शरीर ही काम करना बंद कर दे, और उस कंडीशन को बोलते हैं अपन एनाफिलेक्टिक शॉक। ये किसी भी एंटीजन की वजह से होगा, यानी जिससे आपको एलर्जी है उसकी वजह से। अगर बात करें इसमें मोस्ट कॉमन कॉजेज जो है इसका वो है टाइप फर्स्ट एलर्जी। ठीक है, टाइप फर्स्ट एलर्जिक और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ठीक है, यानी कि आप किसी चीज से एलर्जी है तो वो इसका सबसे पहला कारण रहता है। दूसरा कारण जो है इसका मोस्ट कॉमन एंटीजन्स अगर बात करें तो जो आपका वेनम्स हैं, ठीक है, ड्रग्स हो गया, और जो पेनिसिलिन्स हो गए स्पेशली ड्रग में, रेडियोग्राफी हो गया, उसके बाद में रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो है वो भी क्या करता है आपके एलर्जी कॉज कर सकता है, जिसकी वजह से एनाफिलेक्टिक शॉक आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है आपका इसके अंदर में हाइपोवोलेमिक शॉक।
हाइपोवोलेमिक, वोलेमिक का मतलब होता है सीधा सा फ्लूइड, हाइपो मतलब कम हो जाना, यानी कि एक तरीके से बोलूंगा बॉडी के अंदर में जब इनसफिशिएंट अमाउंट हो जाता है किसका, फ्लूइड का, तो जिसकी वजह से सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो फेल हो जाता है, और जिसकी वजह से जो शॉक अगर होता है उसी को अपन बोलते हैं हाइपोवोलिक शॉक। ठीक है, हाइपोवोलेमिक शॉक देखने को मिलता है, यानी शॉक अकरिंग व्हेन देयर इज इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, मोस्ट कॉमन कोज आर एक्सेसिव ब्लीडिंग। ठीक है, यहाँ तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाए, किसी को डायरिया हो जाए, वॉमिटिंग हो जाए, या फिर फ्लूइड लॉस हो जाए। किससे फ्लूइड लॉस, फिस्टुला से, और बर्न्स की कंडीशन में, या फिर थ्रेड स्पेस की कंडीशन में भी हो सकता है, शिफ्टिंग ऑफ फ्लूइड इनटू एब्डोमिनल कैविटी भी हो सकता है, यानी एसाइटिस की कंडीशन में हो सकता है, और इंटेस्टाइनल टिश्यू एडिमा की वजह से भी देखने को मिल सकता है। तो इन सारी कंडीशन की वजह से क्या हो सकता है, आपको हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो बात करते हैं अपन, वो करते हैं न्यूरोजेनिक शॉक की। न्यूरोजेनिक शॉक क्या होता है? न्यूरोजेनिक शॉक सीधी सी बात है, न्यूरो मतलब आपकी जो नर्व है उनके बारे में बात करेंगे। एक तरीके से बात करूं, इट व्हेन अकर ड्यू टू डिक्रीज पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस caused by damage to either the brain और the spinal cord। अगर मैं सीधा सीधा बात करूं कि किसी भी वजह से आपका जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वो डैमेज हो जाता है, तो उसी की वजह से जो शॉक देखने को मिलता है उसको बोलते हैं न्यूरोजेनिक शॉक। ठीक है, डिक्रीज पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस, यानी कि जो आपका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है उससे क्या होता है, वेजो डायलेशन होता है, एंड subsequent pooling of blood within the peripheral vessels resulting the hypotension देखने को मिलता है आपको, एंड warm and dry pink skin देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो साथ का साथ गिर जाएगा, क्योंकि अपने को पता है कि जैसे जैसे वेजो डायलेशन होगा वैसे वैसे क्या कॉज होगा आपके अंदर में, हाइपोटेंशन कॉज होता है। और इसके बाद बात करते हैं सेप्टिक शॉक की। बोले सेप्टिक शॉक क्या होता है? सेप्टिक शॉक की बात करें तो सेप्टिक का मतलब होता है कि एक तरीके से किसी पैथोजन की वजह से होना, यानी ब्लड के अंदर में क्या हो जाना, किसी पैथोजन का इंटर होना, और ब्लड के अंदर में जो इंफेक्शन होता है उसी को बोलते हैं सेप्टिसीमिया। और सेप्टिक शॉक जो है, यानी कि ब्लड के अंदर में जो इंफेक्शन हुआ है उसकी वजह से, सेप्सिस की वजह से जो शॉक देखने को मिलता है, दैट्स कॉल्ड सेप्टिक शॉक। शॉक एज द रिजल्ट ऑफ सेप्सिस। ठीक है, द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म आर ग्राम नेगेटिव। ठीक है, सबसे मोस्ट कॉमन अगर कोई बैक्टीरिया है जो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करता है, आपके सेप्टिक शॉक कॉज करता है, तो उसमें आता है आपका ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, बट फंगाई एंड अदर ऑर्गेनिज्म में आल्सो बी रिस्पॉन्सिबल। कभी कभार फंगाई और जो अदर जो ऑर्गेनिज्म है वो भी कभी कभार इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट अपना हाइपोग्लाइसेमिक शॉक। हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन या फिर इंसुलिन शॉक भी बोल सकते हैं, यानी कि जब किसी पर्सन को ज्यादा इंसुलिन लग जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसके अंदर में हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। कि इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को क्या करता है, मेटाबोलाइज कर लेता है। चलिए, शॉक प्रोड्यूस बाय एक्सट्रीमली लो ब्लड शुगर, यानी बहुत ज्यादा शुगर लेवल कम होने की वजह से जो शॉक देखने को मिलता है। लो शुगर लेवल कितना, बिलो 40 mg पर डीएल, यानी कि 40 mg पर डीएल से भी कम का अगर ग्लूकोज लेवल हो जाए आपकी बॉडी में, तो उस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, हाइपोग्लाइसेमिक शॉक। यूजुअली कॉज्ड बाय इंजेक्शन एंड एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इंसुलिन। ठीक है, या तो आप इंजेक्शन से क्या ले रहे हो, इंसुलिन ले रहे हो, ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में ले लिया, या फिर आपकी बॉडी ने बहुत ज्यादा मात्रा में क्या बना लिया, इंसुलिन बना लिया, तो उस कंडीशन के अंदर में आपको क्या देखने को मिलेगा, हाइपोगलिक यानी हाइपोग्लाइसेमिक शॉक देखने को मिलता है। फेलियर टू ईट आफ्टर इंसुलिन इंजेक्शन एंड इंसुलिन इंसुलोमास बोल सकते हैं, इंसुलिन सेक्रेशन ट्यूमर विच कॉज हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, यानी आपके पेंक्रियाज के अंदर में अगर क्या बन जाए, ट्यूमर बन जाए, और वो क्या करता रहे, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करवाए, इंसुलिन सेक्रेशन करवाए, तो उसकी वजह से भी देखने को मिल सकता है। इंसुलिन रिलेटेड हाइपोग्लाइसीमिया शॉक में बी intentionally include the treatment of certain psychiatric conditions।
ठीक है, तो साइकेट्रिक कंडीशन के अंदर में भी अपन इसका यूज करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी साइन एंड सिम्टम की बात करते हैं कि शॉक के अंदर में साइन एंड सिम्टम क्या देखने को मिलते हैं। तो शॉक रिजल्टिंग फेलियर ऑफ द मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम इंक्लूडिंग द ब्रेन, हार्ट, किडनी, लंग्स एंड जीआईटी। ठीक है, आपके जो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर है जो देखने को मिलता है, जैसे किडनी हो गया, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, लंग्स हो गया और जीआईटी हो गया, स्किन हो गया, इन सब में आपको सिम्टम देखने को मिलते हैं। और सब्जेक्टिव सिम्टम की बात करें कि जो आपको सिम्टम जो है वो सामने वाला पर्सन दिखा रहा है, मतलब उसमें आपको देखने को मिल रहे हैं, तो रेस्टलेसनेस होगा, यानी कि वो बताएगा कि मुझे बहुत ज्यादा थकान लगती है। परसिस पैरालिसिस ऑफ एक्सट्रीमिटीज, यानी कि अगर एक्सट्रीमिटीज का पैरालिसिस भी हो सकता है। कंफ्यूजन इन साइनोस्कोप। ठीक है, उसके बाद में आपको एक्सेट्रा चीजें भी देखने को मिल सकती है, यानी कि एक तरीके से पर्सन क्या मिलेगा आपको, कंफ्यूज्ड मिलेगा पूरा। चलिए उसके बाद बात करते हैं ओबेसिटी की, सॉरी ओबेसिटी नहीं, ऑब्जेक्टिव साइंस की। यानी जो ऑब्जेक्टिव साइन है, यानी कि जो आप ऑब्जर्व करते हो कि आप देखते हो कि पेशेंट में ये चीज दिख रही है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ साइन एंड सिम्टम है, जैसे कि पेशेंट आपको थोड़ा सा वीक दिखेगा, रैपिड दिख सकता है आपको, यानी कुछ जल्दी जल्दी काम कर रहा हो, या फिर थ्रेडी पल्स देखने को मिल सकता है, जैसे ट्रेकिकार्डिया। ठीक है, ट्रेकिकार्डिया मतलब कि आपके पल्स जो हैं वो बढ़ा हुआ मिल सकता है आपको पेशेंट में, या फिर जो शेलो है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, यानी शेलो मतलब थोड़ी पल्स जो है वो थोड़ी डीप देखने को मिल सकती है। रैपिड रेस्पिरेशन देखने को मिल सकता है, या फिर ट्रेकिपीनिया जिसको बोलते हैं, यानी बहुत जल्दी जल्दी पेशेंट क्या लेगा, सांस लेगा। डायफोरेसिस भी देखने को मिल सकता है, यानी पेशेंट को पसीना होगा। कोल्ड, काम एंड साइनोटिक स्किन देखने को मिल सकती है, यानी कि ठंडी और काम और ब्लूइश कलर डिस्कलरेशन स्किन जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं शॉक के अंदर में। जो पेलर है वो भी देखने को मिल सकता है। डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट हो सकता है, यानी ओलिगोयूरिया देखने को मिल सकता है। प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिल सकता है, यानी धीरे धीरे उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो खत्म हो रही हो ऐसा देखने को मिलेगा। डिक्रीज मीन आर्टेरियल प्रेशर, जो मीन आर्टेरियल प्रेशर है वो क्या होगा, आपको डिक्रीज मिलेगा। नॉर्मल कितना होता है, 80 से 120 mm ऑफ एचजी होता है, तो इससे कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो बात करते हैं इसके अंदर में और करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट की बात करें तो द शॉक सिंड्रोम इज लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल इमरजेंसी एंड रिक्वायर वेरी केयरफुल थेरेपी एंड मॉनिटरिंग। ठीक है, केयरफुली मॉनिटर करना है पेशेंट को। attempts to restore normal blood pressure and tissue perfusion including जैसे कि फ्लूइड रिसस्टेशन आपको करना है। ठीक है, आपको पेशेंट को बहुत ज्यादा पानी पिलाना है या फिर उसको आईवी देके उसको सही करना है। कंट्रोल हेमरेज, हेमरेज को कंट्रोल करना है आपको। ठीक है, जितना ज्यादा ब्लड लॉस होगा उतना ज्यादा ब्लड लॉस की वजह से और हाइपोवोलेमिक शॉक में जाएगा। एडमिनिस्टर कोर्टिकोस्टेरॉइड एंड एंटीहिस्टामिन ड्रग्स एडमिनिस्टर करेंगे, यानी एंटी कॉर्टिकोस्टेरॉइड की बात करें तो क्लोफेरामाइन जो है वो क्या है, एक तरीके से आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। सिट्रीजिन की बात करते हैं, ये क्या है, एंटीहिस्टामिन है। ठीक है, तो ये एनाफिलेक्टिक शॉक के अंदर में देंगे अपन। एडमिनिस्टर डिगॉक्सिन फॉर प्रेशर सपोर्ट इन कार्डियोजेनिक शॉक। ठीक है, कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर में क्या देंगे, डिगॉक्सिन देंगे एंड एंटीबायोटिक देंगे सेप्टिक शॉक के अंदर में। ठीक है, उसके बाद में एडमिनिस्टर एफिनेफ्रिन, एफिनेफ्रिन एडमिनिस्टर करेंगे इन एनाफिलाइलेक्सिस, एनाफिलैक्सिस और न्यूरोजेनिक शॉक फॉर पेरिफेरल वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, जब किसी पर्सन को न्यूरोजेनिक शॉक हो रहा है, तो एनाफिलैक्सिस शॉक हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको एफिनेफ्रिन जो है पेशेंट में इंजेक्ट करना है। एडमिनिस्टर ओरल और पेरेंटरली शुगर, यानी हाइपोग्लाइसेमिक शॉक के अंदर में करेंगे इसको। टिपिकली हाई ग्लूकोज जो है एडमिनिस्टर करते हैं कब, हाइपोग्लाइसेमिक या फिर इंसुलिनोस के अंदर में आप इसको इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट इंडिविलिंग यूरिनरी कैथेटर। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जो अपन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।